जो लो बेटा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है स्कूटो मैन्युफैक्चरिंग इज अ मैच्योर फर्म इन द मशीन टूल कंपोनेंट इंडस्ट्री। कहता है जी स्कूटो मैन्युफैक्चरिंग एक फर्म है जिसका काम मशीन टूल कंपोनेंट बनाना है और उसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, और ये एक मैच्योर फर्म है। मैच्योर का मतलब स्टेबल हो चुकी है, काफी अर्से की फर्म है, जो जितने इसके कस्टमर जो रेगुलर रहे बस वही रहते हैं, रेगुलर कैरेक्टर्स हैं इसके, बस एक मैच्योरिटी के अंदर आती है। द फर्म्स मोस्ट रिसेंट कॉमन स्टॉक जी बेटा, कहता है जी द फर्म्स मोस्ट रिसेंट कॉमन स्टॉक डिविडेंड वाज $2.4 पर शेयर। तो जो रिसेंट डिविडेंड होता है ना बेटा, वो हम उसे अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं उसको डी नॉट, और वो कहता है जी मोस्ट रिसेंट डिविडेंड जो पे किया गया है बेटे वो किया गया है $2, कितना बेटा 2.40। Because of its maturity as well as its stable sales and earnings, the firm's management feels that dividends will remain at the current level for the foreseeable future. कहता है जनाब अली कि वो मेच्योर है, उसकी स्टेबल सेल्स हैं, अर्निंग्स भी स्टेबल हैं, तो कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर तक मैनेजमेंट ने ये एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है कि अगर आज $2.4 दिया है तो आने वाले वक्तों में भी $2.4 रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आने वाले वक्तों में भी। कहते जी इफ द रिक्वायर्ड रेट रिटर्न इज 12%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्कॉटोस कॉमन स्टॉक। कहता है कि अगर आपको ₹1 पे 12% रिटर्न मिल रहा हो तो बताएं इस शेयर को कितने में खरीदना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे लिए जो फार्मूला है हमारे पास बेसिकली वो क्या है, वो ये है जी कि हमारा फार्मूला अल्टीमेटली तो यही है ना कि शेयर प्राइस अगर हमें कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला होता है बेटा D1 ओवर, हमने अज्यूम ले लेना है कि ग्रोथ के साथ ये होता है, लेकिन आप ये देखें कि इसमें कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, यानी कि अभी आपको 2.4 मिला है तो 1 साल बाद भी 2.4 मिलेगा, 2 साल बाद भी 2.4 मिलेगा, रेस्ट ऑफ दी जो फोर्सिबल फ्यूचर है उसके नजर आ रहा है उसमें भी 2.4 होगा। तो यहाँ आ जाएगा P नॉट इज इक्वल टू बेटा D1 ओवर R, D1 ओवर R। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो कोई नजर नहीं आ रही, कांस्टेंट रहेगा डिविडेंड, तो D1 R माइनस ग्रोथ को अगर 0 कर दूं बेटा तो क्या हमारे पास यही फार्मूला नहीं बन जाएगा? जी बच्चों बन जाएगा ना ये फार्मूला। सर जरा दोबारा समझाएं। कहाँ से समझ बच्चे? सर ये जो आपने बताया ना ग्रोथ नहीं हो रही है, पॉइंट जरा दोबारा देखिए ना, आप देखिए उसने कहा जी कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। कांस्टेंट से क्या मुराद है? आज जो मिला है अगले साल भी वही मिलेगा, उससे अगले साल भी वही मिलेगा, उससे अगले साल भी वही मिलेगा, तो ग्रोथ है कहीं पे? नहीं नहीं बिल्कुल वही है। तो ग्रोथ क्या हुई? 0 ही ना, यानी कॉमन चल रहा है। हाँ यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा एक वैल्यू यानी कि 2 है, ये कांस्टेंट क्यों कहलाते हैं? जी ठीक हो गया, आप समझ में आ गया? जी सर आ गया। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को यहाँ पे करेंगे। कहते हैं जी कि आपका $2.4 डिविडेंड है आपको अगले साल मिलना, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.12 है, तो बताएं क्या वैल्यू जो होनी चाहिए शेयर की? जी बेटा क्या आंसर आता है? 1 मिनट सर। 20। तो अगर ये मार्केट में ₹17 का ट्रेड हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? सर फिर नहीं लेना चाहिए ज्यादा कीमत। अगर मार्केट में 17 पर ट्रेड हो रहा हो तो ले लेना चाहिए सर, ले लेना चाहिए, फौरन परचेज कर लेना चाहिए, ₹3 का बेनिफिट।
क्योंकि ये मिस प्राइस है, अंडर प्राइस हुआ हुआ है। ओके 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 और अगर ये 23 रुपए का हो रहा हो ट्रेड, फिर नहीं नहीं फिर लेना नहीं। चाहिए। फिर नहीं लेना चाहिए। जी शाहरुख बेटा बोलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहरुख। सर जैसे कि पहले ए पार्ट में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्कॉटियोस कॉमन स्टॉक। अगर सर यहाँ पे कॉमन स्टॉक का वर्ड ना होता, यानी कॉमन ना बीच में आया होता, तो हम ग्रोथ रेट को जीरो ना करते। अगर कॉमन ना आया होता बीच में, जी नहीं, ग्रोथ रेट का ताल्लुक आपके डिविडेंड की स्टेटमेंट से है। अगर तो कहते हैं कांस्टेंट रहेगा, फिर तो ग्रोथ जीरो है। अगर जैसे कि इन्होंने 2.40 पर शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, अगर ये इसके अगर साथ यहाँ- कांस्टेंट लगा दीजिए कि आने वाले वक्तों में ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिर वो 2.4 ही देगी। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉमन स्टॉक डिविडेंड वाज पर शेयर। देखे ना, उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा है वहां पर, अगर आप गौर करो। आया ना सर? देखो उसने कहा लिखा है, ये लिखा है। कहता है जनाब अली डेट डिविडेंड विल रिमेन एट द कांस्टेंट लेवल। आया ना सर? यस 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 यस, करंट लेवल। ठीक हो गया? यस यस, ओके चल, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। अच्छा, बी पॉइंट देखो, कहता है इफ द फर्म रिस्क as perceived by the market participants suddenly increases, फर्म का रिस्क जो है सडनली परसीव किया जा रहा है कि जी कि नहीं, रिस्क बढ़ गया फर्म का और इसका तो कम से कम रिटर्न 20% मिलना चाहिए। कहता है फिर क्या कॉमन स्टॉक की वैल्यू होगी? हम कहेंगे जी बाकी सिनेरियो तो सेम ही है, डिविडेंड तो आपको सेम ही मिलना है, तो कोई बात नहीं। अगर आप अब 20% रिटर्न चाहते हैं तो D1 ओवर जो आर आपका फार्मूला बेटा, तो D1 तो हमारा 2.4 ही रहेगा। रिटर्न ही हमने ज्यादा चाहिए ना, ये ले ये कर ले। तो अब क्या वैल्यू होगी इसकी? 12। तो ये दो कंडीशन थी, ए और बी, ये दोनों पूरी होगी। ठीक हो गया? जी बच्चों, ठीक है? जी शाहरुख, कुछ पूछना चाहते पूछ लो। नहीं सर, वो हैंड लोअर करना भूल गया था, सॉरी। अच्छा, चलो समझ में आ गए दोनों पॉइंट, ए और बी? यस सर। चले अब सेकंड क्वेश्चन देखें। Kelsey Drums Incorporation is a well-established supplier of fine percussion instruments to orchestras all over the United States. Orchestras मेरा ख्याल है कहते हैं उनको जो ये म्यूजिक टीम होती पूरी, ऐसी बेटा? यस सर, उसी को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। हाँ, ऑर्केस्ट्रा जिसमें वायलिन वाला भी है, जिसमें सारे होते हैं अच्छा वो। एक बात बताओ, चलो एक इंफॉर्मेशन आपको, दुनिया का सबसे महंगा ऑर्केस्ट्रा ने कौन सा म्यूजिक दिया था? सबसे महंगा, वो सबसे महंगा म्यूजिक लाता है। तो टाइटैनिक का? नहीं, सर आप ही बता दें। सर गॉडफादर का? गॉडफादर का एक्सपेंसिव, गॉडफादर का एक्सपेंसिव था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव, वो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, अपने वक्त का बहुत ही एक्सपेंसिव था। आज की वैल्यू में अगर उसे देखा जाए ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई थी। सर फीफा का जिसका वो गाना था वाका वाका? ओ नहीं नहीं यार, वो क्या, वो कोई एक्सपेंसिव था? तो वो कोई जेम्स बॉन्ड की सीरीज का तो नहीं म्यूजिक? नहीं, जेम्स बॉन्ड की सीरीज का भी नहीं सर मनी हाइस्ट बेला जाऊं है। सर वीना तो नहीं? नहीं, चले मैं बता देता हूँ, टॉम एंड जेरी का। अच्छा, टॉम एंड जेरी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ऑर्केस्ट्रा था और उसने बहुत ज्यादा अर्न किया टॉम एंड जेरी।
वो इतना आसान नहीं था जिस दौर में उसे बनाया गया, जिस 1950s में उसे बनाया गया था टॉम एंड जेरी को। आप देखें उसके एक एक एक्ट के ऊपर म्यूजिक होता है उसका। जी, कभी बिल्कुल। देखे तो सही ना, आप कभी नेट पर जाके देखेगा टॉम एंड जेरी के लिए जो ऑर्केस्ट्रा है, ओल्ड देखिएगा कितना बड़ा वो हॉल है, और जिसमें वो के पिंक पैंथर होगा। पिंक पैंथर भी एक एक्सपेंसिव, लेकिन टॉम एंड जेरी को सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है उस दौर में आज की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है ना। जी ठीक सर। अब जैसे एक फिल्म थी, एक उसका नाम था शॉशैंक रिडेम्पशन। वो जेल में होता है बंदा, जेल से कैसे भागता है और इस तरह करता है। वो IMDb के ऊपर उसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है, या पता 9 तक है। तो मतलब कहने का क्या था, मतलब ये था कि देखें कि कितनी मेहनत, देखे ना टॉम एंड जेरी का सोचा उन्होंने, सोचने के बाद क्या म्यूजिक लाना चाहिए, किस तरह लाना चाहिए, फिर किस तरह वायलिन को, कौन कौन से वायलिन की, इसके वायलिन की गेज होती है, रेंज होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव। देखो बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, हम जो जॉब्स के चक्कर में, बहुत अच्छी बात है जॉब्स में रहें, एक वक्त आएगा जब आपको बहुत अच्छी जॉब पर आप सब पहुंचे हुए होंगे, बहुत अच्छी जॉब पर। कोशिश करना जिंदगी के अंदर के साथ साथ कोई बिजनेस की तरफ मूव करना, फिर आप देखोगे कि यार बड़ा जहन कैसे बनता है। तो ये जितने, अब थॉमस एडिसन देखो, स्कूल नहीं गया, निकाल देते स्कूल वाले के जी आपका बच्चे का जहन कमजोर है, बल्ब बनाया उसने, बनाया ना। वो आज में जो प्रेजेंट में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो इस तरह की सोचों में जाते हैं। चले जी, चले यहां से, कहां से बात निकली, कहां तक चली गई। अच्छा बेटा, Kelsey Drums Incorporation is a well-established supplier of fine percussion instruments to orchestras all over the United States. The company's Class A, कोई आवाज तो नहीं आ रही बेटा मेरे बैकग्राउंड से? कुछ ज्यादा नहीं है सर, डिस्टर्बिंग नहीं है थोड़ी सी, बट डिस्टर्बिंग नहीं है। चले जी, चले, अब नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तो वो अच्छा बेटा आगे चलते हैं हम। द कंपनीज क्लास ए कॉमन स्टॉक, मतलब कि उसने क्लास ऐसे ही बस लिख दिया, बस कंपनी का कॉमन स्टॉक है बेटे। क्लासेस होती हैं, डेफर्ड शेयर्स होते हैं, रिपर्चेज होने वाले शेयर्स होते हैं, वो बात की बात है, वो हमारा टॉपिक नहीं है मेन। अब वो जब आप कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्लासेस ऑफ शेयर्स का जिक्र आता है। अच्छा बेटा, द कंपनीज क्लास ए कॉमन स्टॉक हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ $5 पर शेयर पर ईयर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। लो जी बेटे जी, अब हम बनाते हैं एक टाइमलाइन। हम कहते हैं जी ये आज से 15 साल पहले, नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ जाओ 15 साल पहले, ये हम आज बना लेते हैं। कहते हैं जी आज से 15 साल पहले $5 डिविडेंड पे किया गया। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू कंटिन्यू पे एट दैट अमाउंट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। और मैनेजमेंट ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये अमाउंट फोर्सिबल फ्यूचर तक $5 ही रहेगी, यानी कि अभी कांस्टेंट डिविडेंड की बात कर रहा है आपसे, ऐसे बेटा? यस सर। हाँ, स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट ने क्या कहा आपसे? उसने कहा जी कि द कंपनीज क्लास ए कॉमन स्टॉक हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ $5 पर शेयर पर ईयर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों से वो $5 पे कर रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू कंटिन्यू टू पे एट द अमाउंट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। और आज भी मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये कंटिन्यू रहेगी यही अमाउंट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। अब उसने कांस्टेंट बेशक लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन बात तो कांस्टेंट वाली कर रहा है कि यही अमाउंट रहेगी। सैली टॉलबोर्ड परचेज 100 शेयर्स। उसने, सैली टॉलबोर्ड ने, एक ये खातून मोहतरमा ने 100 शेयर्स को परचेज किया हुआ है क्लास ए कॉमन। तालियां बना के जानी है।
बेटा किसी के माइक से बच्चे किस आए सर्कल गाड़ी ड्रामे आ रहे हैं फौजी यार करता है। अच्छा बेटा, तो जो कहता है कैल्सी ने 100 शेयर परचेज किए हुए इस कंपनी के, 100 शेयर उसने परचेज किए बेटा, और उसके बाद वो आपसे क्या कहता है 10 years ago, 10 साल पहले। चलो आज फिर हम ये बना लेते हैं, आज ये बना लो, चलो जी 10 साल, और 10 year ago कब परचेज किया होगा, इस वक्त। तो 15 साल पहले $5 अगर पे किया गया था, तो 10 साल पहले कितना डिविडेंड पे किया गया होगा, उस दिन भी ₹5 किया गया होगा, ठीक है ना। और अगर दूसरी टाइमलाइन से आना चाहते हो, दूसरी किस्म की टाइमलाइन से आ जाओ, ये देखो, ये इस तरह आ जाओ बेटा, चलो इस तरह आ जाओ, -15, -10, 0, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जब 15 साल पहले थे तब भी $5 पे किया गया, 10 साल पहले भी $5 पे किया गया होगा, क्योंकि आज से वो कह रहा है 15 साल से वो $5 पे कर रही है, तो 10 साल पहले भी $5 ही पे किया होगा ना फिर उसने, ऐसे ही बेटा। जी बच्चों, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यहां पर उसने परचेज किया था शेयर। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है आगे, when the required rate of return for the stock was 16%, जब यहां उसने परचेज किया उस वक्त जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था वो 16% था। एक बात ठीक हो गया बेटे, यहां तक बात। दूसरी बात, she wants to sell her shares today, वो आज ये शेयर्स को सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है। The current required rate of return for this stock is 12%, और आज जो है वो रिटर्न है 12%। कहते हैं जी हाउ मच टोटल कैपिटल गेन और लॉस विल सैली हैव ऑन शेयर्स, कहता है टोटल गेन या फिर लॉस बताएं जो सैली को अपने शेयर्स पर हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, बिलफर्ज आपने एक स्वेटर खरीदा था आज से पहले ₹1000 का, और आज वो बिक रहा है आपका 2000 का, मुझे आप गेन या लॉस बता सकते हो कितना हुआ? सर ₹1000 का गेन हुआ है। 1000 का गेन हुआ। ये करना कितना आसान हो गया जब प्राइसेस हमें मिल गई, कितने में खरीदा था और कितने में बिक रहा है। जी बिल्कुल सर। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्राइसेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि आज से 10 साल पहले वो कितने में खरीदा गया है। जी ठीक तो है। अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाओ बेटा, तो यहाँ से आगे भी तो $5 ही मिले हैं ना, यहाँ से आपको $5 मिल रहे हैं, यहाँ से आगे $5 है, तो उस वक्त भी ग्रोथ कुछ नहीं हुई थी डिविडेंड में, उसे ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। तो जब उसने खरीदा होगा बेटा, तो उसने जब खरीदा होगा तो हम कहेंगे जी D1/R ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि ग्रोथ तो उस वक्त भी उसे नजर नहीं आ रही थी आगे फोर्सिबल फ्यूचर में। तो D1 कितना था बेटा, D1 हमारे पास है 5, R उस वक्त था 16%, तो बेटा क्या आंसर आता है? 31.25। 31.25। और इसी तरह आज भी उसे $5 मिले हैं, और आगे भी फोर्सिबल फ्यूचर में उसे ये सेम कांस्टेंट लेवल नजर आ रहा है। तो आज के लिए भी यहाँ पे हम -10 कर देते हैं, P-10, यानी कि 10 साल पहले क्या प्राइस होगी, और P0 आज क्या प्राइस होगी। अगर हम आज में हम चले जाएं P0, तो बेटा आज में क्या प्राइस होगी, तो आज भी उसे $5 ही मिल रहे हैं, और आगे भी ये $5 ही रहेंगे, लेकिन आज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 0.12 है। तो क्या आंसर आता है? 41.7। 41.67। 67, चलो यानी 66 आ रहा होगा ना। जी जी सर। चलो उसके बाद बेटा देखो, अब आपको प्राइसेस मिल गई, मिल गई। जी सर। अब हम जाएंगे टोटल गेन की तरफ कि टोटल गेन कितना हो रहा है। तो बेटे टोटल गेन कैसे निकलेगा भाई, ये बिक कितने में रहा है, ये बिक रहा है आज 41.67 में, कितने में खरीदा गया था जी 31.25 में, तो क्या गेन आता है बेटे? यही आता है 10.42। जी सर यही है।
इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? सही है 100 से जी 100 से मल्टीप्लाई करना समझ आया क्यों किया है? सर उसके 100 शेयर थे इसलिए। क्योंकि बेटा वो 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं उसने, तो ये तो एक शेयर पे गेन आ रहा है ना 10.42। समझ आ गई बात जी? जी सर ठीक हो गया, ठीक है, उसने कहा टोटल गेन, टोटल का मतलब कि वो 100 के 100 शेयर पर कितना गेन होगा। ठीक हो गया। तो जी ये आज के लिए बहुत था। देखो आज मैं आपको जीरो ग्रोथ से लेकर आऊं, पहले कल हम ग्रोथ में जाएंगे। ओके सर, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुश रहो। थैंक यू। देखा आपको लास्ट वीक में मुश्किल तो हुई समझने में, लेकिन उस वक्त अगर मैंने इतना काम ना किया होता ना तो यहां तक फिर हम नहीं पहुंच पाते। जी सर, मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं आपको सिंपल फार्मूला लिखवा देता और ये कर देता, लेकिन कुछ बैक माइंड में तैयार भी तो होना चाहिए ना कि यार हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बेटे आइए, तो सलाम का जवाब दिया सामा। नहीं सर वो पहले भी मैं कर रहा था, मेरे शायद लाउड स्पीकर में इशू था, वो नहीं शायद हुआ मेरा अच्छा, माइक हाँ जी, मगर बेटा आवाज। बोलो। अच्छा सर जी एक रिक्वेस्ट थी, ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपना मतलब कैमरा ऑन करके पेज पे सोल्व करके रिकॉर्ड कर दें, अगर आपके पास मैं ऐसा टाइम हो या करता हूँ। कन्वीनियंट लगे, क्योंकि ना ये अभी तो क्लियर है, जब आगे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना थोड़ा सा इसमें मसला आता है जब आप स्क्रीन पे नहीं आप नोट करते जा रहे हो। ये सर जैसे भी आपने मैंने चलो मैंने प्लान ये किया है, मैं ये प्लान चलो ये आपके लिए कर देता हूँ। मैंने प्लान किया था कि जो बॉन्ड वाले इनके क्वेश्चन है वो मैं फ्राइडे को आपको सारे सॉल्व करके, इसी तरह शेयर वैल्यूएशन के क्वेश्चन हम आज कल भी कर लेंगे, वो भी फ्राइडे को सारे सॉल्व करके और सारे फार्मूले लेकर आपको भेज दूंगा। थैंक यू, ये जरा इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। फैसल बेटे थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, ले लिए सर अटेंडेंस। चलो थैंक यू वेरी मच। और हमेशा याद रखो बेटा, जिंदगी में याद रखना, एक बड़े काम की बात सिखाने जा रहा हूं। जिसको एहसान करने का शर्फ अता करता है अल्लाह ताला, शुक्रिया का हक भी उसी पर आयद करता है। यानी कि अगर मुझे एहसान करने का शर्फ अता किया है तो मुझे ही आप लोगों का शुक्रिया करना बनता है। आप लोगों का नहीं, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने जो मुझसे लिया वो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए ही मेरे पास दिया, तो आप लोग मकसूद हैं इस इल्म के। तो अगर मुझसे दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से तो शुक्रिया मुझे याद करना है कि अमानत लेने वाली अपनी अमानत लेकर जा रहा है, और अमानत में कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए माजरत भी करनी चाहिए कि यार मैं उस तरह नहीं समझा सका जैसे मुझे समझाया गया था। और अगर तुम्हें समझ आ गया है तो ये अल्लाह का फजल है कि तुम्हें समझ में आ गया है, और मेरे टीचर ने मुझे अच्छा समझाया था इसलिए तुम्हें समझ में अच्छा आ गया है। और अगर नहीं समझ आया तो वहाँ हमारी तक में कमी रह गई है। तो जिस पर हक आयद होता है ना, एहसान करने का शर्फ अता होता है, जिसे हक भी उसी पर आयद होता है। यानी जिंदगी में अगर कोई आपसे कोई सवाल ही बनकर आए, आप जो से दे सकते हो दो, लेकिन तवक्का ये नहीं रखनी कि ये मेरा शुक्रिया भी अदा करे, या लोग समझते हैं ना कि लोग आज तो एहसान भी करो तो लोग ही शुक्रिया अदा नहीं करते। ये बात खिलाफ हक है। हक ये नहीं है, हक ये है क्यों, जो आता है ना वो फानी शय लेने आता है, फानी फना हो जानी शय। लेकिन अगर आप उसको वो दे देते हैं, आप उस अमानत से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, उसकी वजह से अल्लाह का कुर्ब मिलता है और बका आपको हासिल हो जाती है। लेने वाला फानी शय ले गया, लेकिन वो आपको बका देकर जा रहा होता है जो हमेशा रहने वाला। बिल्कुल सर, मगर हमें भी एहसानमंद होना चाहिए अगले का, कि मतलब कोई अच्छा हमें गाइड करे या समझाए। एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमसे फानी शय लेकर जा रहे हैं, और हमें जो देकर जा रहा है वो ये कि ये जो मेरे पास था ना, ये एक देखें, हर चीज में शर है और हर चीज में फायदा भी है। बेशक। जब अपने नफ्स के तहत बंदा चीज को इस्तेमाल करता है तो शर बन जाएगी, जब अल्लाह की रजा के हवाले से इस्तेमाल करेगा तो वो फला बन जाएगी। तो जो लेने आया अपनी अमानत और अमानत लेकर चला गया और ये कहकर गया कि जी आपने अमानत वापस कर दी, जी मैं राजी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह ने आपको अमानत दी थी आप उससे बरी जमा हो गए, अब इसके बारे में आपसे पूछ नहीं होगी।
और यही चीज जिससे पूछ होनी थी वो आपके लिए फला का बाइस बन जाएगी कि इसने वो अमानत दे दी जैसे उसने देनी थी। क्योंकि नमाज में हमने वादा किया हुआ है, नमाज कौल होती है, मैं हमेशा कहता हूं। नमाज में आप कहते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की नहीं करते। यस तो फिर जब अमानत वो लेने आएगा कोई, तो अल्लाह उसमें देखता है कि इसने मुझसे बात की थी, वादा किया था कि मैं तेरे सिवा किसी इबादत नहीं करूंगा, तो अब इसे अमानत देनी होगी उसी तरह जो लेने आया कि उसकी अमानत है वो, और अमानत में खयानत नहीं करनी होगी। मेरी इबादत तो ये है। तो वादा जब करता है आप अल्लाह से, तो फिर अब आगे अल्लाह ताला अमल में देखता है, सच्चा साबित होने का वक्त देता है कि चलो अब सच्चा साबित होकर दे। तो वो बंदा तो आपको सच्चा साबित करने के लिए आया था, कितना बड़ा एहसान वो उसने कर लिया आपके। बिल्कुल सर वो हज़रत अली का कौल भी है ना कि जिस पर एहसान जी, जी। करो उसके शर से भी महफूज रहो। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही ये है बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। चलो तो जीते रहो बेटे, खुश रहो। थैंक